सभी को नमस्कार। जैसा आप सबको विदित है, कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस स्वतः ही बढ़ गई है और इसी कड़ी में कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना काल की इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से उनकी समस्या समाधान करना भी है। ईएफएम विभाग की तरफ से यह वीडियो बनाया गया है और आज का अपना टॉपिक है पॉवर्टी, निर्धनता। चूँकि जैसा आपको विदित है कि इससे पूर्व में हमने इसका पहला भाग बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्योंकि निर्धनता को हमने दो भागों में बांटकर वीडियो बनाए हैं, इसलिए पहला भाग इससे पूर्व में हमने बना दिया था और वो आपके साथ शेयर भी कर लिया था। और आज हम इसी श्रृंखला में इसका दूसरा भाग तैयार कर रहे हैं और वो है निर्धनता का पार्ट 2। और मैं हूँ आपका अपना ज्ञानदूत डॉक्टर कन्हैया लाल। सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे इसके पूर्व के वीडियो में हमने निर्धनता का अर्थ, उसकी बहुत सारी मूलभूत अवधारणाएं सीखी थी। आज अपन इसके कारणों से शुरुआत करते हैं। तो निर्धनता के कारण क्या है? निर्धनता के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं और बहुत कुछ है। उन कारणों को अपन थोड़े से समराइज करके इन पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी देश में गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। अपन सभी पॉइंटों को अपने भारत की परिस्थिति के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में भी आ सके और हम अपने देश की परिस्थितियों को भलीभांति समझ भी सकें। तो निर्धनता के कारणों में सबसे पहले देखते हैं विकास की धीमी दर। क्योंकि विकास का सबसे सीधा संबंध देश की राष्ट्रीय आय से होता है। यदि देश की राष्ट्रीय आय तेज़ गति से बढ़ती है तो उसका अंततः प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। लेकिन यदि देश में विकास की गति धीमी है तो जाहिर सी बात है इस अर्थव्यवस्था की सारी प्रक्रिया धीमी होगी। सारी प्रक्रिया का मतलब है उत्पादन धीमा होगा, रोजगार धीमा होगा, निवेश धीमी गति से चलेगा और इसका प्रभाव ये होगा कि हम कम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे और आय के अवसर भी कम होंगे। तो यदि देश में विकास की दर निम्न स्तर पर है या धीमी गति से है तो हमारे यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया भी धीमी गति से चल रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर आय के अवसर भी कम है या आय की दर भी निम्न है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हम देश में जो गरीबी दूर करने के लिए जो प्रयास करने चाहते हैं उसके लिए सरकार के पास में पर्याप्त राजस्व नहीं होता और वो है अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाती। तो विकास की नीची दर भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से सरकार अपने जो भी योजना है उनको मूर्त रूप नहीं दे पाती है। यदि अपन निर्धनता के दूसरे कारणों की चर्चा करें तो दूसरा कारण आता है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। भारत के संदर्भ में और हर एक विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में यह बात बहुत ही सत्य लागू होती है, क्योंकि जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, जनसंख्या हमारे जितने भी फायदे हैं उनको खा लेगी। आप देखिए, हमारी गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण हमें जो समझ में आता है वो एक निर्धनता का जो कारण है वो है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। क्योंकि हमारे देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है हम उसके मुकाबले उनको संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़नी अच्छी बात है, लेकिन तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या या जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है वो हमारी गरीबी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। भारत में गरीबी जो आपको यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई दे रही है, भले ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उस गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण हो रहता है वो है हमारी जनसंख्या की बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हुई दर। उस बढ़ी हुई जनसंख्या को साधन संपन्न करना या उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के लिए भी बहुत ही मुश्किल कार्य हो रहा है और नतीजा हम सबके सामने समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धनता के रूप में उभर रहा है, जिसको अपनी मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिर है महंगाई की ऊंची दर।
तो चूँकि यदि हम ये माने कि चलो ठीक है, जनसंख्या को हमने नियंत्रित कर लिया या फिर समाज में सब चीज़ें सही चल रही है, लेकिन गरीबी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये महंगाई की दर भी है। महंगाई जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति की जो मतलब आम एक अप्रोच है उससे वो चीज़ें दूर होती जाएगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में समझा था कि भाई सामान एक निश्चित सामान है, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सामान की एक टोकरी है, उससे आप अपना दिन गुजार सकते हैं आराम से, और वो टोकरी 100 रुपये में मिलती है, ठीक है। अब यदि क्या हुआ, यदि उस टोकरी में जितना सामान, या ऐसा समझ लो आप खाने की एक थाली है, ठीक है ना, 50 रुपये में मिलती है, तो दिन की 2 थालियाँ सुबह शाम अपन मान लिया, तो 100 रुपये में आपको परफेक्ट भोजन मिल जाता है, ठीक है ना, एक दिन का। अब यदि क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई की वजह से जैसे दाल महंगी हुई, अनाज महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, इन सब का असर ये हुआ कि जो खाने की थाली आपको पहले 50 रुपये में मिल रही थी और आप 100 रुपये कमाते थे, तो दिन के 100 रुपये आप आराम से उस पर खर्च कर सकते थे। अब ये हुआ महंगाई की वजह से कि उस थाली की कीमत बढ़कर 50 रुपये से हुई 70 रुपये, तो 2 टाइम के अब बढ़कर हैं आपके भोजन का व्यय हुआ 140 रुपये, लेकिन आपकी कमाई अभी भी 100 रुपये ही है। तो आप देखिए, पहले आप 2 समय का भरपूर भोजन कर सकते थे, लेकिन अब आपकी कमाई 100 रुपये है और आपके लिए, आपको जो पैसे की ज़रूरत है उस भोजन को करने के लिए, वो कितनी है, 140 रुपये। तो ऐसी स्थिति में आपको अब जो दूसरे टाइम है वो पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा और आपको जो पूरा पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो महंगाई की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की जो अपनी अप्रोच में चीज़ें होती है वो उसकी अप्रोच से दूर होती जाती है। महंगाई की वजह से आप देखिए, मतलब दाल है, तेल है, ये चीज़ें गरीब की थाली में से धीरे धीरे कम होती जाती है, और जितनी चीज़ें कम होगी उसका पोषण पूरा नहीं होगा और वह गरीबी के क्राइटेरिया में आ जाता है। तो इस प्रकार से महंगाई भी गरीबी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, जिसकी वजह से भी, महंगाई की वजह से भी गरीबी बढ़ी है। फिर है चिरकालीन बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या। इसमें यह है कि भारत जैसे देश में आप देखोगे चिरकालीन बेरोजगारी मतलब लंबे समय से व्यक्ति बेरोजगार ही है। जैसे कॉलेज की डिग्री होगी, आज डिग्री हुए 5 साल हो गए, लेकिन उसको कोई रोज़गार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है, चूँकि उसके पास रोज़गार नहीं है तो आय का साधन नहीं है, और आय का साधन नहीं है तो वो अपनी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ जो अल्प रोजगार की समस्या है, जैसे मान लो उसको काम मिल रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे महीने में 1-2 दिन काम मिला फिर घर पे बैठ गया, पार्ट टाइम में थोड़ा काम मिला फिर घर पे बैठ गया, तो इस प्रकार जो उसको केवल थोड़े समय के लिए काम मिल पा रहा है, उस लिए भी है उसको पर्याप्त आय अर्जित नहीं हो पा रही है और वह अपने परिवार का पर्याप्त रूप से पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो देश में बेरोजगारी भी गरीबी को बढ़ाने में एक बड़ा कारण है। इसको अपन सीधा सीधा देख सकते हैं, यदि व्यक्ति के पास रोजगार है, रोजगार होगा तो आय आएगी, और आय आएगी तो गरीबी नहीं आएगी। यदि हम इसके विपरीत चले कि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, इसका मतलब वो बेरोजगार है, बेरोजगार है तो आय नहीं है, और आय नहीं है तो उसके पास गरीबी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं समाज में कि ज्यों-ज्यों हम रोजगार का स्तर बढ़ाते जाते हैं, गरीबी का स्तर स्वतः ही घट जाता है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार है, जहाँ पर हमारा युवा आज रोजगार के अभाव में भटक रहा है, और उसकी वजह से जो गरीबी का दर है वो भी लगातार बढ़ रही है। फिर एक कारण जो गरीबी का आता है वो पर्याप्त आधारभूत ढांचे का अभाव भी आता है, क्योंकि यदि हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हम ज़्यादा रोजगार देने की स्थिति में सक्षम होंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उस वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित नहीं हो पा रहा है, हम ज़्यादा निवेश लाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास में पर्याप्त आधारभूत संसाधन नहीं है तो हम किस बेस पर लोगों को कहें कि आप हमारे यहाँ पर निवेश कीजिए। चूँकि हमारे यहाँ पर जब पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा है तो औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं हो रहा है, और बिना औद्योगिक विकास के हम जो एक प्रॉपर काम करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारे देश में जो औद्योगिक ढांचा या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का अभाव है, उस वजह से भी पर्याप्त औद्योगिक माहौल नहीं बन पाया है, और बिना औद्योगिक माहौल के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की स्थिति में सक्षम नहीं हो सकते। तो
आधारभूत ढांचे की कमी भी हमारी गरीबी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण रह रही है। उद्यमिता का अभाव ये इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नौकरी के पीछे भाग रही है, क्योंकि सब लोग नौकरी के इंतज़ार में बैठे हैं और नौकरियां बहुत सीमित है। नौकरी का मतलब मैं प्राइवेट नहीं कह रहा हूँ, सरकारी क्या, क्योंकि जब तक व्यक्ति सरकारी नौकरी के आस में बैठेगा उसको उस नौकरी के चक्कर में वो जो उसके अंदर पोटेंशियल होता है वो और लोगों को रोज़गार दे सकता है, वो उसके अंदर काबिलियत होती है, लेकिन वो एक सरकारी नौकरी के आस में अपने जो युवावस्था का जो सबसे कीमती समय होता है जहाँ पर वो ज़्यादा जोखिम ले सकता है, बहुत बड़ी रिस्क लेकर कोई भी उद्यम शुरू कर सकता है, ऐसी उद्यमिता का अभाव भी हमारे अंदर देखने को मिला है। और हम नौकरी की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उस वजह से भी हम हमारे जीवन का बहुत कीमती समय केवल नौकरी के संघर्ष में ही गुजार देते हैं। तो इस प्रकार से उद्यमिता का अभाव भी हमारे यहाँ पर रोजगार न होने के कारण है और जिसकी वजह से गरीबी बनी हुई है। फिर हम सामाजिक बाधाएं भी देख सकते हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी है जिसकी वजह से भी हम गरीबी का स्तर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे अभी हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसमें आज भी औरतों को जैसे कमाने के लिए इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। निर्धनता का एक और प्रमुख कारण है सामाजिक बाधाएं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे समाज में कई तरह की आज भी कुरीतियाँ प्रचलित है जिसकी वजह से भी निर्धनता की स्थिति बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि आज भी समाज में महिलाओं को कार्य के लिए घर से बाहर भेजना सही नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी घर में एकल महिला ही है कमाने के लिए, तो यदि वो घर से बाहर कमाने नहीं जाएगी तो उस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि अब चूंकि उस परिवार में कोई आदमी मुखिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को उस परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा आर्थिक जो कार्य करने की सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से आप देखो तो अपने समाज में या फिर हम भारतीय परिवेश में देखें तो हमारे बहुत तरह से सामाजिक जो संस्कार होते हैं उनमें भी अपन अनावश्यक जो खर्चे करते हैं उसकी वजह से भी हम कई बार लोन लेकर भी व्यक्ति अपने वो सामाजिक जो संस्कार या कार्यक्रम होते हैं उनको पूरा करते हैं। तो उस वजह से भी वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और फिर वह लगातार निर्धन का निर्धन ही बना रहता है। अब अपन देखते हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए हम संभावित उपाय क्या कर सकते हैं। तो जैसा सबसे पहले कहा गया है कि यदि देश की विकास की गति धीमी गति है तो उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने देश के विकास के स्तर को उच्च स्तर पर लेकर नहीं जाओगे तब तक आपका देश उस गरीबी के कुछ चक्रों या दुष्चक्र को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। हमें बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे गरीबी को दूर करने के लिए। उसके लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी और संसाधन हम तभी जुटा सकते हैं जब हमारे देश की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, जब हमारी विकास दर बहुत अच्छी होगी, हमारे संसाधन बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो हम गरीबी को दूर करने के लिए योजनाओं पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश की विकास दर को तीव्र गति से बढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए हम राजकोषीय और कानूनी उपाय के माध्यम से भी आय की असमानता को कम कर सकते हैं। राजकोषीय उपाय में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा उपाय किए जाते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, जैसे कर लगा सकती है, अमीर व्यक्ति पर ज़्यादा कर, गरीबों पर कम कर। इससे क्या होगा कि अमीरों के आय पर जो कर के रूप में धन मिल रहा है उस धन को सरकार गरीबों के कल्याणकारी योजना पर व्यय कर सकती है और उससे समाज में जो एक आर्थिक विषमता की खाई बहुत ज़्यादा है उस खाई में कमी आ सकती है। अर्थात अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है उस असमानता में हमें कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम कानूनी उपाय भी कर सकते हैं, जैसे हम न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान कर सकते हैं और उसकी कड़ाई से पालना करवानी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में कानून बहुत सारे हैं लेकिन उनकी पालना प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि श्रमिकों को आज भी उनके हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो हम जो कानून बनाए यदि उनको कड़ाई से पालना की जाए तो सभी व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम सुख सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए कार्यस्थल पर भी और उनके कार्य के दौरान भी, तो वो चीज़ें भी यदि हम उनको कानूनी तौर पर उपलब्ध कराएं तो काफ़ी हद तक हम गरीबी और जो असमानता समाज में देखने को मिल रही है वो सापेक्ष गरीबी हम कम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण सबसे ज़रूरी है। जब तक भारत जनसंख्या नियंत्रण
नहीं करेगा तब तक इसकी कोई भी सामाजिक आर्थिक समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों को दीमक की तरह खा रही है और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे देश में गरीबी बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या की वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है। तो भारत को यदि तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो निश्चित तौर पर अपनी जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, अन्यथा जो समस्या आज है आने वाले समय में उससे भी खराब होगी, क्योंकि हमारे देश के संसाधन सीमित है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, जैसा हम पढ़ कर आते हैं चयन की समस्या में, हर एक अर्थव्यवस्था के पास में संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो हम उस स्थिति में सक्षम नहीं होंगे कि सभी लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सके, और उससे समाज में असमानता बढ़ेगी और असमानता से हमारे समाज में जो एक अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव है उसके बढ़ने की संभावना रहती है। फिर हम क्या कर सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए? तो हम जो निर्धन व्यक्ति है उनकी लाइफ क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब लाइफ क्वालिटी को कैसे बढ़ाना, तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि गरीबों को भी वो चीज़ें मिल सके जो जिसके वो हकदार हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु या उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जो है वृद्धि करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। निश्चित तौर पर व्यक्ति यदि रोजगार प्राप्त है तो उसकी गरीबी स्वतः ही दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति को नौकरी मिलने पर उसके परिवार की गरीबी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आप सोचिए, जब जो भी योग्य व्यक्ति है उन सबको यदि रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, यदि उनके कार्य करने की इच्छा है तो आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत तीव्र गति से न केवल गरीबी का निपटारा हो सकता है बल्कि देश को भी उसके जो वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स है उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। महंगाई को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गरीब आदमी मरेगा, क्योंकि महंगाई यदि लगातार बढ़ती रही तो गरीब की पहुंच से उसका भोजन की थाली दूर होती जाएगी। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है। सामाजिक वितरण प्रणाली, हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इफेक्टिव बनाया जाए ताकि गरीबों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रॉपर वे में और उनके हक की जितनी मिल रही है उतनी पूरी की पूरी मिल सके। तो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रभावी बनाकर हम इसके माध्यम से भी गरीबी का निवारण पर्याप्त ढंग से कर सकते हैं। और गरीबों के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको लिए प्रावधान किए जाए। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से 100 दिनों का रोजगार, इससे व्यक्ति का क्या है आर्थिक संबल मिलता है और आर्थिक संबल मिलने से गरीबी स्वतः ही दूर हो जाती है। इसी प्रकार जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर भी हम मिनिमम रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई 8वीं पास होना चाहिए, कम से कम इतना पढ़ाना अनिवार्य है, कानूनन है। इससे क्या होगा कि गरीब व्यक्ति को भी वो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हम बार बार जिसकी बात कर रहे हैं मानवीय मूल्यों की, वो पूर्ति हो सकती है और ऐसा होने पर उसके लाइफ स्टैंडर्ड में या लिविंग स्टैंडर्ड में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। यदि अपन भारत के संदर्भ में और विशेष बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद गरीबी को या गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए हमने 3 स्तरीय व्यू रचना अपनाई थी, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में फिर अपन कभी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पहली थी विकास आधारित। इसमें क्या था, सरकार ने स्टार्टिंग में ये माना कि यदि अपन औद्योगिक विकास ज़्यादा कर ले तो उससे क्या होगा, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय और हमारी जीडीपी खूब बढ़ जाएगी। और यदि हमारे देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्वतः ही समाज में से गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो व्यू रचना थी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी कि टपकन प्रभाव पर आधारित थी, जिसमें यह माना गया था कि यदि हम साधन अधिक अर्जित करते हैं तो स्वतः ही उसका लाभ रिस कर समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और समाज के अंतिम व्यक्ति तक वृद्धि और विकास का लाभ नहीं पहुंचा। तो फिर हमने उसकी गरीबी निवारण के लिए दूसरी व्यू रचना अपनाई, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत ऐसे विशेष कार्यक्रम जो समाज के निर्धन वर्ग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में को आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं ताकि उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके, रोजगार के माध्यम से उनकी गरीबी दूर की जा सके। तो आप देखोगे जैसे आप किताबों में भी पढ़ते हैं, दुनिया भर के जो कार्यक्रम लिखे हुए हैं भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए
आपको सरकारी कार्यक्रम की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। तो वो सारे के सारे कार्यक्रम इसी व्यू रचना की उपज है, जिसमें सरकार ने ये माना था कि हम इनको शॉर्ट टर्म के रूप में या रोजगार के कोई ना कोई साधन उपलब्ध कराकर, आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर हम उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे 80 और 90 के दशक में हम ज़्यादातर जो हमारे कार्यक्रम है वो इसी व्यू रचना की वजह से भारत में अपनाए गए, लागू किए गए। और हमारा ये प्रयास था कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो और उनकी गरीबी दूर हो सके। फिर गरीबी के निवारण के लिए जो हमने तीसरी व्यू रचना अपनाई वो है न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना। क्योंकि हमने ये माना कि जब व्यक्ति के मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है, यदि वो उसको प्राप्त कर लेता है तो वो स्वतः ही निर्धनता की श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। और इसी सोच को रखकर, ध्यान में रखकर सरकार ने यह तीसरी व्यू रचना अपनाई। इस व्यू रचना में निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया, क्योंकि सरकार ये मानती है कि यदि व्यक्ति को मिनिमम जो चीज़ें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यदि वो न्यूनतम चीज़ें अपन उसको प्रोवाइड कर ले तो वह व्यक्ति स्वतः ही निर्धन नहीं कहलाएगा। तो इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान शामिल है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का वितरण इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ सरकार द्वारा वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य योजना भी लागू की जा रही है वो भी इसी व्यू रचना पर आधारित है। तो इसमें हमने क्या किया, व्यक्ति को गरीबी के उस कुचक्र से बाहर निकालने के लिए उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सरकार खुद पूरा कर रही है कि भाई उसको सामाजिक आर्थिक रूप से उसकी न्यूनतम ज़रूरतें पूरी कर लो ताकि वह व्यक्ति गरीबी के इस दुष्चक्र से स्वतः ही ऊपर आ सके और बाद में अपने उस जीवन स्तर को वह स्वयं मेंटेन कर सके। उसके लिए हम रोजगार की व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार से सरकार ने देश काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर अलग अलग व्यू रचना अपनाई और ताकि हम इस देश से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।